नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम 6 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर अदालत ने सुनाया फैसला। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को गुरुवार को दोपहर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने अदालत से 10 दिनों के लिए रिमांड की मांग की थी, लेकिन प्रभात कुमार शर्मा की विशेष अदालत ने 6 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति दी है। वे 22 मई तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। इस मामले में ईडी की तरफ से बहस करने आए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि हमारी तरफ से जब्त कैश और मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर रिमांड मांगा गया था। हमने अदालत से 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 6 दिन की रिमांड मिली है। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से आलमगीर आलम के मेडिकल की रिपोर्ट के आधार पर बात रखी गई। इससे पहले आलमगीर आलम को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां समर्थकों ने जमकर नारे लगाए। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार देर शाम 15 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ बताया। इसके बाद उन्हें दवाई दी गई। इससे पहले बुधवार शाम जैसे ही मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किए जाने की सूचना मिली, ईडी के कार्यालय के बाहर गहमागहमी तेज हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता और मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग गया। ईडी कार्यालय के बाहर झारखंड पुलिस और सीआईएसएफ के अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया गया। कुछ देर के बाद मंत्री की पत्नी, मां और उनकी बेटी भी ईडी कार्यालय पहुंचे और बिना कुछ बोले कार्यालय के अंदर चले गए। सड़क पार कर रही 2 बच्चियों को स्कॉर्पियो ने कुचला, दोनों की मौत। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के सेरेनदाग गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 2 बच्चियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क पार कर स्कूल जा रही 2 छात्राओं को टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना में मृतक छात्रा की पहचान सेरेनदाग गांव निवासी प्रमोद गुप्ता की बेटी कृति कुमारी और केशव साव की बेटी उषा कुमारी के रूप में हुई है। इधर घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने स्कॉर्पियो चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आक्रोशित लोगों ने सिमरिया टंडवा मुख्य सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीण मृतक के आश्रितों को मुआवजा और सार्वजनिक पथ से कोयले की ढुलाई बंद करने की मांग पर अड़े रहे। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो में सवार लोग चुनावी ट्रेनिंग को लेकर चतरा जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कोल वाहन द्वारा चकमा देने के बाद स्कॉर्पियो चालक ने सड़क पार कर रही बच्चियों को अपने चपेट में ले लिया। पुलिस लोगों को हटाने का प्रयास कर रही है। झारखंड में 13 से 17 जून के बीच आएगा मानसून। 18-19 मई को हीट वेव का अलर्ट। इस बार देश में मानसून अपने आगमन की नियत तारीख 1 जून से एक दिन पहले 31 मई को दस्तक देगा। सबसे पहले केरल में और सबसे बाद राजस्थान पहुंचेगा। वहीं झारखंड में 13 से 17 जून के बीच मानसून आएगा। इधर राज्य में बढ़ते तापमान का असर अब दिखने लगेगा। मौसम विभाग ने आज किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। राज्य के कुछ हिस्सों में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने 18 और 19 मई को हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिन इलाकों के लिए 18 मई को अलर्ट जारी किया गया है, उनमें सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल है। 19 मई को भी सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में हीट वेव का खतरा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव में 13 प्रत्याशियों के नॉमिनेशन रद्द। 17 मई को नाम वापसी की अंतिम तारीख। झारखंड में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए दाखिल 13 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज कर दिए गए हैं। स्क्रूटनी के दौरान 15 मई को तकनीकी खामियों की वजह से इन नॉमिनेशन पेपर को रद्द कर दिया गया है। संथाल के सबसे महत्वपूर्ण 3 संसदीय क्षेत्र गोड्डा, राजमहल और दुमका में 1 जून को मतदान होने हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि इन तीनों संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में स्क्रूटनी के दौरान 8 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया गया है। अब यहां 21 उम्मीदवार शेष बचे हैं। वहीं दुमका अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नामांकित 22 उम्मीदवारों में से 3 के नामांकन खारिज हो गए हैं। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित राजमहल सीट पर
17 में से 2 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया है। स्क्रूटनी के बाद 7वें और अंतिम चरण में होने वाले तीनों संसदीय क्षेत्र में 55 प्रत्याशी मैदान में है। हालांकि 17 मई को नाम वापसी की अंतिम तारीख के बाद उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या निश्चित हो पाएगी। चुनाव घोषणा के बाद से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राज्य में 1,26,21,00,000 की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान वाले क्षेत्र से जुड़ी दूसरे राज्यों की सीमा पर संबंधित राज्य से समन्वय बनाकर चौकसी जारी है। इस दौरान चेकिंग की जा रही और सीमा को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। अमित शाह 17 मई को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे झारखंड। रांची में रोड शो और बोकारो में चुनावी सभा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 17 मई को 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची आएंगे। बीजेपी खेमे से मिली खबरों में बताया गया कि वे रांची में रोड शो और बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह 17 मई को सांसद और बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में रांची के चुटिया में रोड शो करेंगे। साथ ही लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। वहीं 18 मई को बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले अमित शाह ने झारखंड में पहले व देश के 4थे चरण के चुनाव से पहले खूंटी में चुनावी सभा की थी। इधर 19 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचेंगे। वह जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के घाटशिला में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अब तक झारखंड में 4 चुनावी सभा व राजधानी रांची में रोड शो कर चुके हैं। उनकी चाईबासा, पलामू, गुमला, चतरा व गिरिडीह में चुनावी सभा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री के झारखंड दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जामताड़ा में कार से मिले 16 लाख रुपए, जांच में जुटी पुलिस। मिहिजाम पुलिस ने पश्चिम बंगाल से आ रही एक कार से वाहन चेकिंग के दौरान 16 लाख रुपए नकद बरामद किया है। बरामद रुपए को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। इसकी सूचना इनकम टैक्स और संबंधित विभाग को भी दे दी गई है। दुमका लोकसभा चुनाव 1 जून को होना है। 1 जून को लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में चेकनामा लगाया गया है। वाहन चेकिंग अभियान भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसी दौरान सीमावर्ती थाना क्षेत्र मिहिजाम में पुलिस द्वारा निर्मल महातो चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान बंगाल से आ रही एक कार से 16 लाख रुपए नकद बरामद किया गया है। नकद पैसे को लेकर वाहन चालक किसी भी तरह का कोई पक्का सबूत कागजात दिखाने में असफल रहा। नतीजा पुलिस केस को बरामद कर थाने ले गई, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। पुलिस ने रुपए बरामद होने की सूचना इनकम टैक्स विभाग को दे दी है। इनकम टैक्स विभाग के द्वारा अब इसकी जांच की जाएगी कि पैसा कहां से लाया जा रहा था और इसका स्रोत क्या है। फिलहाल मामले में एक को पूछताछ के लिए थाना में रखा गया है। इस मामले में जानकारी देते हुए मिहिजाम थाना प्रभारी राजू रंजन ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान पश्चिम बंगाल से आ रही कार की चेकिंग की गई, जिसमें से 16 लाख रुपए नकद बरामद किया गया, लेकिन चालक द्वारा किसी भी तरह का कागजात नहीं दिखाया गया। इसे लेकर संबंधित विभाग एवं इनकम टैक्स विभाग को सूचना दे दी गई है। झारखंड में बालू खुदाई के दौरान मिली मां दुर्गा की 200 साल पुरानी प्रतिमा। पाकुड़ जिले के बांसलोई नदी के कुलबोना बालू घाट में बुधवार को बालू खुदाई के दौरान मजदूरों को प्राचीन काल की मां दुर्गा की पत्थर की मूर्ति मिली है। मूर्ति मिलते ही क्षेत्र में आस्था की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने मूर्ति को अपने गांव के मंदिर में रख दिया। पूजा अर्चना भी शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि यह मूर्ति 200 साल से अधिक पुरानी होगी। मूर्ति मिलने की सूचना प्रशासन को होते ही एसडीपीओ विजय कुमार, बीडीओ सिद्धार्थ शंकर यादव, सीओ संजय कुमार सिन्हा, थाना प्रभारी सनी सुप्रभात पुलिस बल के साथ गांव पहुंचकर मूर्ति को जब्त करने पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया एवं मूर्ति को गांव में ही रखने की बात कही। ग्रामीणों का कहना था कि यह मूर्ति खुदाई के दौरान ग्रामीणों को मिला है। मां दुर्गा खुद चाहती है कि उसकी पूजा अर्चना हो, इसलिए बालू खुदाई के दौरान मां की प्राचीन प्रतिमा मिली है। ग्रामीण गांव में ही रखकर मंदिर निर्माण कर मां दुर्गा का स्थापना करना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज में नामांकन का झांसा देकर रांची की छात्रा से 19 लाख की ठगी। रांची की एक छात्रा से मेडिकल कॉलेज में नामांकन का झांसा देकर 19 लाख की ठगी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि हटिया के रहने वाले ओम प्रकाश झा की बेटी का एमबीबीएस में एडमिशन कराने के नाम पर निशिकांत कुमार सिंह नामक शख्स ने 19 लाख की ठगी कर ली है। इस संबंध में मुजफ्फरपुर के रहने वाले निशांत के खिलाफ ओम प्रकाश झा ने जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में ओम प्रकाश झा ने बताया कि वर्ष 2022 के सितंबर महीने में आकाशवाणी पटना में सहकर्मी दीपक कुमार ने उनका परिचय निशांत सिंह से कराया था। निशांत ने बताया था कि वह रांची दूरदर्शन में कार्यरत कर्मी की बेटी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करा रहा है। उसी बात पर ओम प्रकाश झा ने भी उससे अपनी बेटी का मेडिकल में एडमिशन कराने की बात की। एडमिशन
एडमिशन कराने के लिए ओम प्रकाश झा ने जीपीएफ से 6 लाख तथा बैंक से 13 लाख कुल 19 लाख रुपए आरोपी निशांत के विभिन्न खाते में डाले हैं। काफ़ी दिन हो जाने के बाद भी जब एडमिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो निशांत से जानकारी ली गई। उसने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से आपकी बेटी का एडमिशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद आरोपी निशांत से रुपए लौटाने के लिए कहा गया तो उसने 3 चेक दिए और कहा कि 3 महीने के बाद इसे कैश कराया जाए, लेकिन 3 महीने के बाद भी चेक बाउंस कर गया। फ़ोन करने पर कुछ दिन तक बात करता रहा, लेकिन उसके बाद नंबर ब्लॉक कर दिया। वकील के माध्यम से बात करने पर भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने के बाद ओम प्रकाश झा ने जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होने के लिए अब नहीं करना पड़ेगा साल भर का इंतजार, जैक ने शुरू की तैयारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इस वर्ष से इम्प्रूवमेंट परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। वर्ष 2024 में मैट्रिक इंटर की वार्षिक परीक्षा पास कर चुके जो विद्यार्थी अपने अंक से संतुष्ट नहीं है वे इम्प्रूवमेंट परीक्षा इसी साल दे सकते हैं। इससे पहले तक मैट्रिक इंटर के विद्यार्थियों को इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए 1 साल का इंतजार करना होता था। इम्प्रूवमेंट परीक्षा में वही विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जो मैट्रिक इंटर की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए विषय की बाध्यता नहीं है। विद्यार्थी चाहे तो सभी विषयों या फिर जिस विषय के अंक से संतुष्ट नहीं है उसकी परीक्षा दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव से उन विद्यार्थियों को लाभ होगा जो मेडिकल इंजीनियरिंग या उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल हुए हैं जिसमें 12वीं में निश्चित अंक प्राप्त करने की बाध्यता है। विद्यार्थी को अगर प्रावधान के अनुरूप अंक प्राप्त नहीं हुआ तो उनका 1 साल बेकार नहीं जाएगा। जैक ने इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2024 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षा जून के अंत तक होने की संभावना है, जबकि रिजल्ट जुलाई में जारी होंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए इंटर के विद्यार्थी 17 से 31 मई तक और मैट्रिक के विद्यार्थी 21 से 31 मई तक बिना विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं, जबकि विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन 1 से 6 जून तक जमा होंगे। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए 15 जून के बाद 600 होमगार्ड जवान तैनात करेंगे। रांची शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार 600 होमगार्ड जवानों को सड़क पर तैनात करने का निर्णय लिया है। इस पर गृह विभाग की हरी झंडी मिल गई है। सरकार की ओर से अपर महाअधिवक्ता सचिन कुमार और अधिवक्ता गौरव कुमार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से बताया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए 600 होमगार्ड जवानों को लगाया जाएगा, क्योंकि रांची शहर में 900 ट्रैफिक जवान की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में 350 ट्रैफिक पुलिस जवान रांची शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले हुए हैं। कोर्ट को बताया गया कि अभी लोकसभा चुनाव की वजह से होमगार्ड जवान की तैनाती नहीं कर सकते हैं, लेकिन 15 जून के बाद यह नई व्यवस्था रांची शहर में लागू हो जाएगी। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि अभी तक रांची शहर में कितने चालान कट चुके हैं। इस पर राज्य सरकार ने जनवरी से 8 मई तक की रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि शहर में अभी तक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले 21,000 लोगों के चालान काटे गए हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि रात 9 बजे के बाद सड़क पर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई की जा रही है। इस पर अधिवक्ता गौरव ने बताया कि इस पर राज्य सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। इसके अलावा कोर्ट ने पूछा था कि रांची शहर में कितने सीसीटीवी कैमरे वर्किंग में है। इस पर राज्य सरकार ने बताया कि 1052 सीसीटीवी कैमरे वर्किंग कंडीशन में है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। झारखंड में आज से 5 डिग्री तक चढ़ेगा पारा, 18 मई से लू का अलर्ट। पिछले कुछ दिनों से साइक्लोन की वजह से झारखंड में गर्मी से राहत थी, तापमान नीचे गिर गया था, लेकिन अब फिर से पारा हाई होने वाला है क्योंकि साइक्लोन का असर खत्म हो गया है। राज्य में आज कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। एंटी साइक्लोनिक डिप्रेशन जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था, अब उसका असर अब नहीं दिखेगा, इस वजह से बारिश भी नहीं होगी। इस दौरान सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम के साथ साथ संथाल परगना के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी है। उच्चतम तापमान 18 मई तक बढ़कर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। लोग इस दौरान खासकर सुबह 11 से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले। वहीं पूरे झारखंड में 3 से 4 डिग्री तक तापमान में वृद्धि हो सकती है। हालांकि 20 और 21 मई को कई इलाकों में बारिश के आसार है, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। जिस इलाके में नहीं थी चुनावी जनसभा, उस इलाके में कैंप कर रहे इंडिया गठबंधन के नेता। वक्त बदलता है, हालात भी बदले हैं। जिस इलाके में खौफ के कारण राजनीतिक दल अपनी सभा नहीं करते थे, उस इलाके में राजनीतिक दल के नेता कैंप कर रहे। पलामू के साथ साथ चतरा लोकसभा क्षेत्र का पूरा इलाका अति नक्सल प्रभावित माना जाता है। चतरा लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को वोटिंग होने वाली है।
पलामू का पांकी विधानसभा क्षेत्र चतरा लोकसभा में आता है। पांकी विधानसभा अति नक्सल प्रभावित इलाका है। नक्सल प्रभावित इलाके को इंडिया गठबंधन के नेता टारगेट कर रहे और उस इलाके में कैंप कर रहे नक्सल इलाकों के वोटरों को इंडिया गठबंधन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य कैंप कर रहे। पलामू के अति नक्सल प्रभावित इलाके में मनातू के इलाके में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कैंप किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जंगल और पहाड़ी इलाके के गांव में लोगों के साथ संपर्क कर रहे और बैठक कर रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिन्हा, दीपक तिवारी और सचिव सानू सिद्दीकी ने बताया कि 5 वर्षों में राज्य के हालात बदले हैं। सुदूरवर्ती इलाके में भी लोग जाना शुरू कर दिया है। वे नक्सल इलाके में कैंप कर रहे और गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की मांग कर रहे। उन्होंने बताया कि इलाके में पलायन, पानी और मूलभूत सुविधा एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। ग्रामीण विकास विभाग में कुछ ऐसे चल रहा था कमीशन का खेल। धन कुबेर चीफ इंजीनियर से मंत्री तक ऐसे पहुंची ईडी। टेंडर कमीशन मामले में ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को बुधवार रात गिरफ्तार किया। 10,000 कमीशन खोरी से शुरू हुआ मामला मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी तक जा पहुंचा। जांच अभी तक जारी है। धन कुबेर चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से शुरू हुआ खेल झारखंड सरकार के मंत्री तक जा पहुंची। दरअसल वीरेंद्र राम से जब ईडी पूछताछ कर रही थी उस वक्त उसने मंत्री आलमगीर आलम का नाम लिया था। इसके बाद करीब 1 साल तक जाँच करने के बाद 6 मई 2024 को ईडी ने संजीव लाल के नौकर के घर पर छापेमारी की। छापेमारी में भारी मात्रा में पैसों की बरामदी हुई। उस वक्त मंत्री के आप्त सचिव संजीव लाल ने भी स्वीकार किया कि पैसे टेंडर मैनेज करने से जुड़े हुए हैं। यह भी बताया कि टेंडर कमीशन के नाम पर किन किन लोगों से रुपए लिए गए हैं। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि विभाग से महज 3 महीनों के ठेकों के कमीशन में 35 करोड़ से अधिक की वसूली हुई है। इसके बाद से ही आलमगीर आलम की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही थी। ईडी ने जांच के बाद दावा किया कि वीरेंद्र राम ने टेंडर में कमीशन के तौर पर मेसर्स लाडस इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक महेंद्र गोप के साल 2022 के नवंबर महीने से जनवरी 2023 के बीच 4.5 करोड़ का कमीशन लिया, जिसे उन्होंने अपने परिजनों के अलग अलग बैंक खाते में डलवाया था। झारखंड हाईकोर्ट में सुचारू हुआ कामकाज। एडवोकेट एसोसिएशन ने कोर्ट बहिष्कार का फैसला लिया वापस। झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन ने जस्टिस राजेश कुमार के कोर्ट को अगले फैसले तक अटेंड नहीं करने के फैसले को वापस ले लिया है। एलपीए नंबर 305/2024 मामले में डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के आलोक में लिया गया है। एडवोकेट एसोसिएशन ने 16 मई को सुबह 10:30 बजे जनरल बॉडी की बैठक की और कोर्ट के आज के फैसले का हवाला देते हुए 15 मई के अपने फैसले को वापस ले लिया है। एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं से पूर्व की तरह कोर्ट अटेंड करने का आग्रह किया। इस बाबत एसोसिएशन की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। दरअसल हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनोद कुमार झा के लाइसेंस को सस्पेंड करने और मानहानि के नोटिस को लेकर एसोसिएशन ने विरोध किया था। 15 मई को एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्यों ने हाईकोर्ट नंबर 1 के गेट के पास आकस्मिक जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई थी। बुधवार दोपहर 12:50 में हुई मीटिंग में कहा गया था कि अधिवक्ता विनोद कुमार झा के बार काउंसिल लाइसेंस को जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। उन्हें कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी दिया गया है। ऐसा करने से पहले अधिवक्ता विनोद कुमार झा को शोकेज भी नहीं किया गया। एसोसिएशन की दलील थी कि बिना किसी गलती के उनका लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है। कल की मीटिंग के बाद एडवोकेट एसोसिएशन ने 15 मई को सस्पेंड हाफ में सभी कोर्ट की कार्रवाई में भाग नहीं लेने का फैसला लिया था। एसोसिएशन की दलील थी कि जब तक जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट अपना आदेश वापस नहीं ले लेती तब तक एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता उनके कोर्ट को अटेंड नहीं करेंगे। गुरुवार को कोर्ट के ऑर्डर के बाद एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष रितु कुमार और सचिव नवीन कुमार ने कल के फैसले को वापस लेने की घोषणा की। झारखंड में कांग्रेसी विधायकों का विवादों से नहीं छूट रहा नाता। केस कांड, बगावत और अब मंत्री की गिरफ्तारी। झारखंड कांग्रेस के विधायकों का विवादों से गहरा नाता रहा है। सरकार बनने के साथ ही कई विधायक विवादों में आ गए। कभी केस कांड तो कभी सरकार अस्थिर करने की साजिश तो कुछ मंत्री बनने के लिए बगावत। पहले तो विधायक पकड़े गए, जेल गए और अब पार्टी के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सरकार बनने के साथ ही जुलाई-अगस्त 2020 में पार्टी के 3 विधायकों को सरकार अस्थिर करने का प्रलोभन मिलने की बात सामने आई थी। 2022 में फिर से कांग्रेस के 3 विधायक कोलकाता में 49 लाख कैश के साथ पकड़े गए, जेल भी गए। बाद में उन्हें रायपुर तक शिफ्ट कर दिया गया। 2024 में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, इस्तीफे और नई सरकार के गठन के बाद
विधायकों को हैदराबाद भेजा गया। बहुमत साबित करने के एक दिन पहले लाया गया। चंपई सोरेन की सरकार गठन होने के दौरान कांग्रेसी विधायकों में नाराजगी दिखी। विधायक दिल्ली तक गए लेकिन पार्टी के पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया। कुछ दिनों पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव और उनके नौकर के यहां से ईडी की छापेमारी में करीब 35 करोड़ बरामद हुए। इसके बाद आलमगीर आलम को पार्टी की चुनावी सभा से दूर रखा गया। ईडी के समन और 2 दिनों की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। सदर अस्पताल के मरीजों को QR कोड स्कैन कर मिलेगी उपचार की सुविधा। सदर अस्पताल में अब मरीजों को लंबी कतार में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है। मरीज महज QR कोड स्कैन करने के बाद टोकन हासिल कर लाइन में लगे बिना सीधे OPD में डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही यह व्यवस्था कारगर रहती है तो इसे नियमित रूप से सभी जगहों पर लागू कर दिया जाएगा। सदर के बाद राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स और देवघर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भी इसे शुरू किया जा रहा। फिलहाल झारखंड में यह पहला सरकारी अस्पताल होगा जो स्कैन करने के बाद इस तरह की सुविधा उपलब्ध करा रहा। इस पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बनाया गया। मरीजों के परिजन इस व्यवस्था से अपना समय बचा सकेंगे। वहीं अस्पताल प्रबंधन आसानी के साथ भीड़ नियंत्रण कर सकेंगे। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में सुविधा बढ़ने के साथ ही मरीजों की तादाद एक महीने में 30 से 35 हज़ार तक पहुंच गई है। इस व्यवस्था को लागू करने की क़यादत पिछले साल अक्टूबर में शुरू कर दी गई थी। इसके लिए टोकन वोटिंग मशीन लगाने के साथ ही रिसेप्शन पर बड़ा टोकन डिस्प्ले और ऐसा ही एक छोटा डिस्प्ले OPD के बाहर भी लगाया गया था ताकि अस्पताल परिसर में मरीज जहां भी मौजूद हो टोकन नंबर के आधार पर उसे अपनी बारी के बारे में पता चल जाए। कोड को पहले स्कैन करना होगा, इसके बाद विभाग चुनने का विकल्प मिलेगा। आखिर में डॉक्टर को दिखाने का नंबर यानी टोकन जनरेट होगा। चुनावी प्रचार में क्यों बंद हुआ 400 पार का नारा? जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री से पूछे 4 सवाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में मीडिया से संवाद किया। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी हैं। जयराम रमेश मीडिया के सामने इंडिया गठबंधन के वादों और केंद्र सरकार की खामियों को रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 चरण के बाद स्पष्ट हो गया था कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा। बाकी बचे 3 चरणों का कोई असर अब चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। दक्षिण में बीजेपी साफ हो चुका है। उन्होंने कहा कि PM की भाषा बदल गई है। प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, हताश है। 10 साल अन्याय काल के बाद अब जनता समझ गई है कि बदलाव और परिवर्तन का समय आ गया है। जल्द ये अपने पद से हटने वाले हैं। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस को तत्काल अपने 5 न्याय 25 गारंटी से आती है। हमारी गारंटी हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। राहुल जी द्वारा किए गए भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बदलाव दिखा है। इन दोनों यात्रा के जरिए हमने जनता की बात सुनी। गारंटी कार्ड घर घर जा रहा। 8 करोड़ घरों तक हम गए हैं। हमने किसानों को कर्ज माफी की गारंटी दी। मनरेगा में मजदूरी दर हम 400 करेंगे। जाति का जनगणना हर 10 साल में करवाएंगे। PM की बातें झूठी साबित हो रही है। PM की भाषा ध्रुवीकरण करने वाली है। हमारी लड़ाई संविधान को सुरक्षित रखने की है। मोदी के गारंटी और 400 पार का नारा क्यों बंद हुआ? इनके 400 पार के नारे का मतलब यह है कि इनको 400 पार करवाएं ताकि ये नया संविधान बनाए। बाबा साहेब अम्बेडकर से संविधान को हटाकर हम नया संविधान बनाए। राहुल जी ने बार बार अलग अलग राज्यों में जा रहे और भारत के संविधान को दिखा रहे। झारखंड में जालसाजी करने वाले अस्पतालों की सूची ईडी को भेजने के बाद माफी दे रहे मंत्री। झारखंड सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में जालसाजी करने वाले अस्पतालों की सूची प्रवर्तन निदेशालय ईडी को तो भेज दी, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री उन्हीं अस्पतालों को माफ करने लगे हैं, जबकि जालसाजी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उनका लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। आयुष्मान भारत योजना में जालसाजी का मामला प्रकाश में आने के बाद ईडी ने अगस्त 2023 में स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर इससे संबंधित ब्यौरा मांगा था। ईडी ने जानना चाहा था कि झारखंड सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा किए गए कितने फर्जी दावों को पकड़ा है। इसके अलावा जालसाजी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी सहित की गई अन्य कार्रवाइयों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 7 जिलों के 13 अस्पतालों की सूची ईडी को उपलब्ध कराई थी। इन अस्पतालों पर 500 से अधिक फर्जी दावे करने सहित अन्य प्रकार की जालसाजी का आरोप है। इधर ईडी के भेजी गई सूची में शामिल अस्पतालों को अब स्वास्थ्य मंत्री ने माफ करना शुरू कर दिया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा जालसाजी करने वाले अस्पतालों से सिर्फ दंड की वसूली कर उन्हें फिर से आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करने के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा।
30 वर्षों में 14 बार चुनाव करा चुके हैं गुमला के जितेंद्र एक किडनी के सहारे निभा रहे कर्तव्य। एक तरफ जहां सरकारी कर्मी चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए बहाने बनाते हैं, डॉक्टरों की फर्जी रिपोर्ट बनवाकर स्वयं को बीमार बताते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे भी कर्मी हैं जो बीमार होते हुए भी चुनाव ड्यूटी करते हैं। ऐसे ही कर्मी है गुमला के जितेंद्र नारायण शाही, जिन्होंने 3 दशकों में कुल 14 बार चुनाव ड्यूटी में अपने कार्यों का निर्वहन किया है। उनका हौसला और जज्बा ही है कि एक किडनी नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने इस बार भी सोमवार को हुए मतदान में पूरी निष्ठा के साथ निर्वाचन संबंधित दिए गए कार्यों को पूरा किया। उनके इस जज्बे की सराहना भारत निर्वाचन आयोग ने भी एक्स पर ट्वीट कर की है। साथ ही उन जैसे कर्मियों को अनसंग हीरोज विशेषण से नवाजा है। निश्चित रूप से आयोग का यह ट्वीट बाकी मतदान कर्मियों के लिए भी हौसला अफजाई करने वाला है। जितेंद्र शाही के बारे में आयोग ने जिक्र किया है कि वे पिछले 14 चुनाव में मतदान ड्यूटी कर चुके हैं। जिस वीडियो को आयोग ने ट्वीट किया है, उस वीडियो में जितेंद्र शाही भी ऐसा बता रहे कि उनकी एक किडनी वर्ष 2007 में ऑपरेशन से हटा दी गई थी। इसके बावजूद तब से अब तक उन्होंने कभी भी स्वास्थ्य का हवाला देते हुए चुनाव ड्यूटी से मुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।